हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों आज हम लोग एक नए टॉपिक को शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो टॉपिक है वेक्टर अलजेब्रा का टॉपिक है, क्लास 12th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। क्योंकि इस टॉपिक के बिना जो है ना आप 3D चैप्टर को समझ ही नहीं सकते। अच्छा, वेक्टर को पढ़ने के लिए आपको ये तो पता है कि हमें वेक्टर अगर पढ़ेंगे तो 3D आएगा, लेकिन वेक्टर के लिए हमें क्या क्या चीज़ें पहले नेसेसरी है जानना। जैसे फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी को, तो पहले आज वहीं से शुरू करेंगे, एकदम बिल्कुल वेक्टर की स्टार्टिंग वाले पार्ट से शुरू करेंगे। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप क्लास 12th के साथ साथ IIT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो अगर आप चाहते हो कि मेरा IIT भी निकल जाए इसी के साथ और अपना बोर्ड का जो हमारा एग्जाम हो जाए और उसके में भी अच्छे मार्क्स आ जाए, तो ये चैप्टर आप पूरा टिल द एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले वेक्टर में हमें क्या पता होना चाहिए, तो वेक्टर में जो हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए वो होता है स्केलर। सबसे पहले हमें पता होता है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर्स क्या होते हैं, ठीक है। दो तरीके की क्वांटिटी होती है बच्चों, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी और एक होता है आपका स्केलर क्वांटिटी। तो दो क्वांटिटी आपको पता होना चाहिए, तभी जाकर के आप पूरे वेक्टर को समझोगे, ठीक है। तो स्केलर क्या होता है, अ क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड। मतलब अगर एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है बच्चों, मान लो जैसे हमने कहा कि एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है, तो यहां से यहां तक का मैग्नीट्यूड दे रखा है। मैग्नीट्यूड यानी कि डिस्टेंस, ठीक है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया बच्चों, यहां से यहां तक डिस्टेंस दे रखा है बट देयर इज नो डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड दिया होगा बट डायरेक्शन नहीं दिया होगा। मैग्नीट्यूड है बट नो डायरेक्शन, ठीक है। देयर आर ओनली मैग्नीट्यूड बट देयर इज नो डायरेक्शन, तो इसे हम क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी के कुछ एग्जांपल होते हैं, जैसे कि मान लो हमने कहा लेंथ हो गया या डिस्टेंस हो गया, या फिर आपसे कह सकते हैं मास या टाइम, ये सभी के सभी स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों होती है बच्चों, क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड, जैसे मैंने कहा टाइम, तो टाइम में सिर्फ आपको क्वांटिटी दिख रहा है बट वो किस डायरेक्शन में टाइम है ये नहीं पता, मतलब डायरेक्शन नहीं पता है तो वो मैग्नीट्यूड है, ठीक है। मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड में अगर डायरेक्शन नहीं पता है तो आपका स्केलर क्वांटिटी है। जैसे हमने क्या कहा एग्जांपल के तौर पे, आपका लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, वर्क हो गया, ये डन। मतलब एरिया भी होता है। जैसे मान लो हमने एग्जांपल के लिए, एग्जांपल में हमने टाइम ले लिया। टाइम में हमारा मैग्नीट्यूड होता है बट कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। हमारा वर्क हो गया, वर्क हुआ यानी कार्य हुआ बट किस डायरेक्शन में हुआ ये नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। टाइम हो गया, वर्क हो गया, एरिया हो गया, ठीक है। ये सभी के सभी जो आपके एग्जांपल हैं ये किसके हैं, स्केलर क्वांटिटी के। बहुत ही खास है बच्चों। अब इसके बाद आता है आपका वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर्स क्वांटिटी, ठीक है। अब भाई हमने स्केलर में क्या कहा था कि अ क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड। अगर एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, देयर इज नो डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर हम वेक्टर क्वांटिटी की तरफ बढ़ते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है बच्चों, अ क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और प्लस डायरेक्शन भी होगा। यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जब दोनों चीजें होती हैं, यानी मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, तो इस तरीके की जो क्वांटिटी होती है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। बच्चों क्या समझ में आया कि वेक्टर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है, अ क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी दिया हो। जैसे मैं आप कुछ एग्जांपल बताऊंगा, इसके लिए कुछ एग्जांपल्स हो गए। जैसे हमने कहा वेलोसिटी। वेलोसिटी में क्या होता है कि आपको किस डायरेक्शन में आपको जाना है, उसकी टोटल डिस्टेंस भी होती है और डायरेक्शन भी होता है। आपका एक एग्जांपल होता है आपका फोर्स, इसमें एक एग्जांपल लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये डस्टर है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है कि ये डस्टर यहाँ पे रखा है, अब मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं तो यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस इसने तय किया और साथ ही साथ ये किस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, मैं फोर्स किधर लगा रहा हूं ये भी डिपेंड करता है। तो आप इस डस्टर को देखिए, ये एक कोई डस्टर है, अगर इसमें हम फोर्स लगा करके और इसको अपनी एक जगह से दूसरी जगह पे इसको डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं
तो ये कितनी डिस्टेंस ये तय करता है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसने डिस्टेंस तय किया और डिपेंड करता है कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास डायरेक्शन भी हो और डिस्टेंस भी हो, यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, तो उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। समझ आया बच्चों? दो बेसिक सी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे सीखा, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? अ क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, देयर इज नो डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटी। एंड वेक्टर क्वांटिटी, अब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चीजें होना चाहिए। अ क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, चलो तो ये आपका बेसिक्स हो गया। ओके बच्चों, तो स्केलर एंड वेक्टर के बाद जो टॉपिक आता है हमारा, ये अभी हम लोग बेसिक की चीजें सीख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा लेंथ। लेंथ क्या होता है? ठीक है, अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा क्या कि हमारा स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। अब बच्चों लेंथ समझ लो। अब जैसे मान लो कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट यहाँ पे ए दिया है, यहाँ पे कोई पॉइंट बी दिया है। ठीक है, अब ए से बी, अब चूंकि हम लोग वेक्टर पढ़ रहे हैं तो हमने कहा ए से बी। अब ये ए क्या है? तो ए आपका इनिशियल पॉइंट या ओरिजिन पॉइंट कह सकते हैं। बी क्या है? आपका टर्मिनल पॉइंट है, या इसे हम एंड पॉइंट कह सकते हैं। मैं नाम बता रहा हूँ, इनिशियल या ओरिजिन पॉइंट कह सकते हैं। बी पे खत्म हो रही चीजें तो ये टर्मिनल पॉइंट है या एंड पॉइंट है। अब ए से लेकर के बी तक की अगर हमें लेंथ को दिखाना होगा, पहले हम लोग लेंथ को सीख रहे हैं। ठीक है, तो अगर ए से लेके बी तक, चूंकि कोई वेक्टर क्वांटिटी है, इसके लेंथ को दिखाना है तो हम इसको लिखेंगे ए बी, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, और इस पे हम ये इस तरीके का मॉड का साइन बना देंगे, जिससे ये रिप्रेजेंट करेगा दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ये हमारे ए और बी के बीच के डिस्टेंस को, चूंकि हमने पढ़ा ना कि हमारे पास वेक्टर में क्या क्या होना चाहिए, तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए और फिर डायरेक्शन होना चाहिए। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया। और अगर हमें इसे सिर्फ वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है, यहीं पे अगर हमें रिप्रेजेंटेशन की बात कर लूं, रिप्रेजेंटेशन की बात कर लेता हूं कि अगर हमें वेक्टर के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना होता, तो अगर इसी चीज को, ये तो हमारा मॉड्यूलस हो गया, यानी कि डिस्टेंस हो गया। ठीक है, और अगर हमें वेक्टर लिखना होता तो सिर्फ ए बी वेक्टर लिखते, यानी कि ए से बी तक का एक वेक्टर है जिसका कुछ न कुछ डिस्टेंस भी है और कुछ न कुछ किसी न किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अच्छा, ये क्या दिखा रहा है बच्चों? ये यहाँ पे ए से बी की तरफ ये एरो का साइन दिखा रहा है कि ए जो है आपका इनिशियल पॉइंट है, बी जो है आपका टर्मिनल पॉइंट है, यानी हमारा डायरेक्शन ए से बी की तरफ है। अच्छा, अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं और अगर हमने लिखा बी टू ए, तो क्या ये चीजें बराबर होंगी? तो जी हाँ, बिल्कुल ये चीजें बराबर होंगी। लेकिन इन द वेक्टर क्या हम ए बी को बी ए लिख सकते हैं? तो नहीं, हम ए बी वेक्टर को हम ऐसे बी ए वेक्टर नहीं लिख सकते, ये आपस में इक्वल नहीं होती। लेकिन इन द फॉर्म ऑफ डिस्टेंस ये आपस में बराबर होता है, यानी कि ये तो सही होता है, लेकिन वेक्टर के फॉर्म में ये नहीं होता है। ये वेक्टर के फॉर्म में ए से बी डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं और बी से ए डायरेक्शन, तो डायरेक्शन यहाँ पे आ रहा है, और ये अगर ऐसे लग जाएगा तो डिस्टेंस हो जाएगा। तो डिस्टेंस यानी कि मैग्नीट्यूड हो गया, वो एक तरीके का मॉडुलस होता है या मॉडुलस ऑफ वेक्टर। जैसे इसी का हम यहाँ पे अगर चाहें तो मॉडुलस कह सकते हैं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर, तो वो भी हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी मॉडुलस ऑफ वेक्टर का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा बच्चों? सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, फिर लेंथ किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये लेंथ चाहे ए बी लिखा हो मॉड में या बी ए लिखा हो, आपस में बराबर होता है। लेकिन इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर जब हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो ए से लेकर के बी डायरेक्शन है या बी से लेकर के ए डायरेक्शन, ये आपस में इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, तो मॉडुलस आपस में बराबर होते हैं लेकिन वेक्टर आपस में इक्वल नहीं होते। ये बिल्कुल अभी बेसिक सी चीजें चल रही हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, तो फिलहाल अभी आपने क्या क्या लिख लिया? इसके पहले आपने स्केलर क्वांटिटी देख लिया, वेक्टर क्वांटिटी देख लिया, लेंथ के बारे में समझ लिए हो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर कैसे होता है, और हम मॉडुलस कैसे बनाते हैं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे कि पोजीशन ऑफ वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, यानी किसी पॉइंट का हमें अगर पोजीशन वेक्टर बनाना हो तो कैसे बताएंगे। ठीक है, तो देखो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। ये आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस दिया है। ठीक है, सपोज करो कि यहाँ पे कोई पॉइंट, ये मान लो, या फिर लिख देते हैं
यहाँ पे कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है आपका x, y और z, ये कोई पॉइंट P है, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट हैं x, y और z। अब इस पॉइंट का हमें क्या बताना है, पोजीशन वेक्टर बतानी है, ठीक है। तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताने के लिए हम, अब चूंकि ये पॉइंट है, पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे दिखाएंगे, तो हमें पता होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और प्लस डायरेक्शन। तो डिस्टेंस हमें पता है ये O से लेकर के P, तो हम इसको अगर पोजीशन वेक्टर बनाएंगे तो हम लिखेंगे OP वेक्टर, ठीक है। अब OP वेक्टर है तो यहाँ पे हमने OP वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसी चीज को यहाँ पे R वेक्टर से यहाँ पे दिखा सकते हैं। भाई ये x, y, z है, तो पूरे आपके वेक्टर में और 3D में किसी पॉइंट x, y, z का जो पोजीशन वेक्टर होता है वो वेक्टर R ही लिख रहे हैं, ठीक है। आपके बुक में भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। ये ऐसे ही लिख लो। अभी जब मैं आपको कंपोनेंट्स पढ़ाऊंगा यानी IJK के फॉर्म में बताऊंगा, तब मैं बताऊंगा कि ये IJK के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो फिलहाल तो ये समझ में आया R वेक्टर। अगर अभी हमें OP वेक्टर का अगर मॉडुलस निकालना हो तो क्या लिखोगे बच्चों, तो OP वेक्टर का जो मॉड होगा यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, व्हाट इज द डिस्टेंस। OP वेक्टर का मॉड का मतलब होता है डिस्टेंस, अभी बताया था। तो जब डिस्टेंस निकालना हो तो हम लोग लिखेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या है ये OP वेक्टर है। तो OP वेक्टर को हम पूरे के पूरे जितना भी आपने पढ़ा है, आपने अभी तक जो भी टॉपिक पढ़ा है, ठीक है, वेक्टर पढ़ा या 3D पढ़ा, तो उसमें किसी भी पॉइंट यानी कोई पॉइंट x, y, z होता है तो उसका पोजीशन वेक्टर ऑलवेज R वेक्टर लिख रहा है, ठीक है। अब बाकी मैं अभी जब कंपोनेंट्स पढ़ाऊंगा तो उसमें और डिटेल में बताऊंगा कि इसको और क्या लिख सकते हैं। तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया, ये OP वेक्टर जो हो गया ये हमारा डिस्टेंस हो गया, यानी कि कभी हमारा, अच्छा O क्या है, O इज द ओरिजिन ना, आपको O तो पता होगा 0,0,0, ये हमारा ओरिजिन होता है। अच्छा दो पॉइंट दिए हूँ, मान लो हमारे पास यहाँ पे दो पॉइंट दिए हो, एक A पॉइंट हो एक B पॉइंट हो, इसमें जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो x1, y1, z1 और यहाँ पे x2, y2 और z2 हो, तब आप कैसे बताओगे कि व्हाट इज द वेक्टर ऑफ AB वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी। तो अभी ये चीज मैं बताऊंगा IJK यानी कंपोनेंट के साथ। वैसे बहुत ही आसान होता है, आप AB वेक्टर को अगर IJK कंपोनेंट के साथ लिखोगे तो x2 माइनस x1 I, ठीक है, और प्लस y2 माइनस y1 J और प्लस Z2 माइनस Z1 K होता है इन द IJK के फॉर्म में। लेकिन ये चीजें कैसे आती हैं ये अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल अभी आप लोगों ने क्या समझा कि किसी भी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, अगर हमारे पास पॉइंट x, y, z होता है, बार बार मैं बोल रहा हूं बेटा इसको रट लो, याद कर लो, किसी भी पॉइंट का कौन सा पॉइंट है तो x, y, z, तो x, y, z पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होता है वो वेक्टर R लिखते हैं, अगर इसी को हम कंपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो चलो मैं कंपोनेंट के फॉर्म में भी बता देता हूं, ये xi प्लस yj प्लस zk ऐसे लिखा जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट, ठीक है भाई। ये हमारा वेक्टर लिखा था, अगर इसी को IJK के फॉर्म में लिखना तो xi प्लस yj प्लस zk कैसे आया, तो देखो x माइनस 0, y माइनस 0, z माइनस 0, तो जो यहाँ पे किया है ना वही चीज वहां पे किया है, लेकिन 0 था तो इसलिए पता नहीं चला, बात समझ रहे हो। तो ये आपका कंपोनेंट्स के फॉर्म में यानी IJK के फॉर्म में। ऐसा क्यों होता है बच्चा, तो ऐसा होने का एक रीजन ये होता है कि x जो है वो हमारा यहाँ पे यहाँ तक की डिस्टेंस होती है, x भाई ये पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस होता है, और ये I जो होता है ना, ये जो चीजें ये जो है I, तो x और I, ये I जो है परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, तो x और I आपने पढ़ा ना, I जो हो गया वो डायरेक्शन को दिखा रहा है और x डिस्टेंस को दिखा रहा है, तो डायरेक्शन इनटू डिस्टेंस दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी। भाई जब डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों होगा तभी तो वेक्टर बनेगा, तभी इसीलिए xi, तो x जो इसमें होता है वो डिस्टेंस होता है और I जो होता है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे xi, yj और zk ये हमारा कंपोनेंट फॉर्म हो गया, ठीक है। इसके बाद अब जो अगला टॉपिक आएगा वो बहुत ही खास होगा, क्योंकि वो टॉपिक है आपका डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर। यही चीज आपके अगर जब 3D में पढ़ाऊंगा तो 3D में वहीं से शुरू करूंगा डायरेक्शन कोसाइन से। तो चलो एक बार मैं बता देता हूं, पहले इसको नोट कर लो, ठीक है, इसको नोट कर लो फिर मैं डायरेक्शन कोसाइन बताता हूं। ओके बच्चों, तो हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि पोजीशन वेक्टर ऑफ
पॉइंट, मतलब अभी लास्ट टॉपिक जो हमने देखा वो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट था। अब इस पॉइंट में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वीडियो क्या होता है, मतलब डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर्स होता क्या है, किस तरीके से हम डायरेक्शन कोसाइन को फाइंड करते हैं, डायरेक्शन कोसाइन एक्चुअल में है क्या, मतलब ये जानेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना डायरेक्शन कोसाइन के बारे में। मान लो कि ये चीज़ें जो है एक्स वाई जेड प्लेन, चलो मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में दिखाता हूँ। ठीक है, ये कोई एक वेक्टर है, ठीक है, ये उसके ऊपर एक और वेक्टर हो गया, ये दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है, और इन दोनों के परपेंडिकुलर मैंने बिल्कुल एक और वेक्टर ले लिया, मतलब ये एक्स वाई और जेड प्लेन हो गया, जो हमने डायग्राम में बना रखा है यही चीज़ यहाँ पे हो गया, ये एक्स वाई और जेड प्लेन हो गया। ठीक, अब हमें करना ये है कि चलो एक नया लेते हैं। ठीक है, ये हमारा कोई वेक्टर है। अब ये देखिए, ये सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके पर, ये बस ऐसे ही आ गया, ये ऐसे कहीं भी कोई भी एक पॉइंट आ गया, यहाँ पे कोई पॉइंट है। अब ये बताओ, ये इसके साथ भी कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा, इसके साथ भी कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा, और इसके साथ भी कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा। तो जो एक्स के साथ एंगल बनाएगा उसे हम अल्फा कहेंगे, जो वाई के साथ एंगल बनाएगा उसको हम बीटा कहेंगे, और जो जेड के साथ बनाएगा उसको गामा कहेंगे। तो चलो मैं इसको बना के दिखाता हूँ। इसको कैसे बनाते हैं, हमने मान लिया कि ये हमारा x है, ये हमारा y है और ये हमारा z है। ठीक है, और एक यहाँ पे कोई पोजीशन वेक्टर बना लीजिए, ये कोई पॉइंट P था। ठीक है, ये x के साथ हमने मान लिया अल्फा, y के साथ हमने कहा बीटा, और z के साथ हमने कहा कि ये गामा बनाता है। ठीक है, अब भाई इसी चीज़ को मैं और भी डिटेल में जा सकता हूँ, लेकिन उतना बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको समझने की जरूरत नहीं है कि भाई ये चीज़ कहाँ से आती है, कैसे आती है, क्यों आती है, वो सब चीज़ें भी छोड़ दो। बस इतना समझ लो कि x के साथ अल्फा, y के साथ बीटा और z के साथ गामा। अब आपको जब यही चीज़ें कॉस अल्फा लिख दिया जाए, कॉस बीटा लिख दिया जाए, या कॉस गामा लिख दिया जाए, जिसको हम L, M और N से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज कॉल्ड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर। समझ में आया? यानी कि अल्फा क्या था, x के साथ बना हुआ एंगल था, यानी कॉस अल्फा, जिसको हमने L कहा। तो L, M, N या कॉस अल्फा, कॉस बीटा या कॉस गामा, दीज आर कॉल्ड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। अच्छा, अब आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों के मन में ऐसा क्वेरी होगा कि सर जी मुझे ये बताइए कि ये एक्चुअल में ये आया कहाँ से, ये कैसे आया। तो चलो इसको समझाने के लिए मैं ऐसे एज अ फिगर लेता हूँ। मान लो 2D फिगर में मैं समझा रहा हूँ, 2 डायमेंशनल में समझा रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा x एक्सिस है, ठीक है, ये हमारा y एक्सिस है। थोड़ा सा मैं 2D में बना पाऊंगा तो समझा दूंगा अच्छे से। और ये हमारा कोई पॉइंट P था। ठीक, अच्छा, इसका अभी पोजीशन वेक्टर बताया था हमने कि ये r होगा, हाँ है ना, r वेक्टर होगा, ये इसका जो भी पोजीशन, किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है r होता है। ठीक है, x के साथ जो एंगल बना रहा था वो अल्फा बना रहा था। अगर हम इस पॉइंट को यहाँ पे ले आते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस थी वो x थी। ठीक है, यानी कि हमें बेस पता है, हाइपोटेनियस पता है। बेस और हाइपोटेनियस किस में आता है, कॉस में आता है। ठीक है, यानी कि कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, होता है ना बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि x अपॉन वेक्टर ऑफ। ठीक है, ये हमारी चीजें आएंगी यहाँ पे। तो दैट्स कम, मतलब हमारे पास जो यहाँ पे पॉइंट होता है, मतलब इस तरीके से हम इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं कि जो हमारे पास कॉस अल्फा हो गया वो x अपॉन वेक्टर ऑफ r होता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, L भी कहते हैं। ठीक है, x अपॉन वेक्टर ऑफ r, जो कि एक क्वांटिटी होती है, कोई ना कोई एक क्वांटिटी होता है जो कि हमारी इस तरीके से वैल्यू आती है। ठीक है, अब ये आगे चल के ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे तो ये हमारा डायरेक्शन रेशियो हो जाता है, ये x जो होगा वो डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। तो ये मतलब एक बेसिक सा चीज़ है कि L, M और N क्या है, तो दीज आर द कॉल्ड द डायरेक्शनल कोसाइन ऑफ द वेक्टर। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर x अपॉन r, ये जैसे अभी आया x अपॉन r, जिसको हम L कह सकते हैं। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे कुछ रिलेशंस होते हैं जिनको आपको सीखना है। ठीक है, कुछ रिलेशन क्या है, अब चूंकि ये चीज़ तो वेक्टर के फॉर्म में नहीं होगा, ये ऐसे होगा, तो ये x अपॉन r हो जाएगा। ठीक है, कॉस अल्फा इक्वल टू, ठीक है,
ये हमारी चीज़ें होती हैं। अब कुछ रिलेशन होता है, ये समझ लो भाई, रिलेशन कौन कौन सा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पे मैं बता देता हूँ। डायरेक्शन कोसाइन यानी एल एम और एन में एक रिलेशन होता है, बहुत खास इंपॉर्टेंट रिलेशन। क्या रिलेशन है कि एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर जो होता है वो 1 होता है, ठीक, ये भी आपको पता चला। अच्छा, अभी भी मैंने बताया कि एल को लिख सकते हैं हम क्या, कि एल को लिख सकते हैं एक्स अपॉन, और चलो हम इस x की वैल्यू हमने a मान लिया, y की वैल्यू हमने b और z की वैल्यू हमने c, तो यानी कि हम लिखेंगे a अपॉन r का होल स्क्वायर, ठीक, b अपॉन r का होल स्क्वायर एंड c अपॉन r का होल स्क्वायर इक्वल टू ऑफ 1, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू ऑफ r स्क्वायर। ये भी एक रिलेशन होता है बच्चों, ठीक है, ये भी आप नोट कर लीजिए। यानी कि अगर आपको सिर्फ r की वैल्यू चाहिए तो r इक्वल टू अंडर रूट में ये भी लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और भाई यही तो होता है r, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर 2D होता तो अगर कर्ड निकालते हैं, हाइपोटेनस निकालते हैं, चूंकि ये 3D में है तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आता है, तो ये नोट कर लीजिए बच्चों। तो इस तरीके से ये आपका जो कॉन्सेप्ट होता है ये यहाँ तक फिनिश होता है कि हम लोगों ने डायरेक्शन कोसाइन के बारे में सीख लिया है। इसके बाद हम लोग टाइप ऑफ वेक्टर्स को पढ़ेंगे, तो पहले यहाँ तक का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जहाँ पे हम लोग टाइप ऑफ वेक्टर्स का डिस्कशन करेंगे बच्चों। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।